हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। ओके सो लाइक ऑलवेज से आज दोबारा हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 7 फरवरी के। ओके तो नई आशाओं नई उम्मीदों के साथ मैं प्रज्ञा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि बेस्ड है बैंक, एसएससी एंड यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम्स। तो विदाउट वेस्टिंग आर मच टाइम, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। एंड ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड कार टी सेल थेरेपी रिलेटेड टू। ओके सो हमसे हमारा सवाल आज पूछ रहा है कि देखिए आजकल रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा टर्म रह रही है। क्या टर्म? ये हमारी कार टी सेल थेरेपी। इसके बारे में आपको ये बताऊंगी। ये थेरेपी हमारी किस डिजीज को क्योर करने के लिए, हमारी किस डिजीज के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। ओके तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन मैंने आपके ऑलरेडी सामने डिस्प्ले कर चुकी हूँ, दैट इज कैंसर। सो जो रिसेंटली डिस्कस हो रही है आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा आ रही है, हमारी कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। ये किससे रिलेट करती है? ये रिलेट करती है कैंसर के ट्रीटमेंट से, ठीक है। टू क्योर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, टू ट्रीट कैंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्टी सेल थेरेपी है ना, ये हमारा लीडिंग कैंसर ट्रीटमेंट है इंडिया में, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर आप बात करेंगे सो इंडिया में जो लीडिंग कैंसर ट्रीटमेंट है उसे ना किस नाम से जाना जाता है, दैट इज कार टी। इट्स नॉट कार्ड, इट्स कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये ना एक इंडिजिनसली डेवलप्ड थ्योरी होती है। मतलब ये इंडिया में ही डेवलप की गई है कार टी सेल थ्योरी। और इसमें जो कैंसर के बी सेल होते हैं, ठीक है, कैंसर में जो एक्टिव सेल्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, दैट इज बी सेल। सो कैंसर के जो बी सेल होते हैं उनको क्योर करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये थेरेपी हमारी यूज में लाई जाती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर नई डेवलपमेंट के पीछे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता ही होता है। सो ये डेवलप की गई है इम्यूनो एक्ट, ठीक है। इम्यूनो एक्ट के साथ साथ इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए काम किया है आईआईटी बॉम्बे ने और हमारी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर ही नई थ्योरी कार टी सेल थेरेपी जो है, प्रॉपर एक थ्योरी है, इसे न्यूज में लाया है, ठीक। और इसका जो कमर्शियल यूज है, इस कार टी सेल थेरेपी का जो कमर्शियल यूज है वो देखिए इसका मेन इस्तेमाल ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए होगा, ठीक है। किसे ट्रीट करने के लिए? दैट इज ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। और इसको अप्रूवल किसने दिया है? इसको अप्रूवल मिला है डीसीएससीओ के द्वारा। किसके द्वारा अप्रूवल मिला है इसे? डीसीएससीओ के द्वारा। डीसीएससीओ क्या है फ्रेंड्स? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा ये जो हमारी थेरेपी है इसे सबसे पहला अप्रूवल मिला था अक्टूबर 2023 में। और अब ये एज अ ट्रीटमेंट इंडिया में इस्तेमाल में लाई जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है? और ये जो सीडीएससीओ है इसकी हेड कौन है? इसके जो करंट चेयर पर्सन है उनका नाम है राजीव रघुवंशी, ठीक है। राजीव रघुवंशी जो है करंट हेड हैं सीडीएससीओ के, ठीक। इतना क्लियर है? और इसके बाद हमारे पास आता है कि जो देखिए इस कार्टी सेल थेरेपी को इंडिया में जब लाया गया, ठीक है, इंडिया में जब ये ट्रीटमेंट के लिए यूज में लाई जाएगी तो इसमें नेक्स्ट कार 19 नाम के सेल्स इस्तेमाल में लाए जाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे? ये है टी सेल, ठीक है। नेक्स्ट कार 19, ठीक। और इसे अप्रूवल मिला है किससे? कॉस्को से। किससे अप्रूवल मिला है इसे? कॉस्को से, ठीक है। कॉस्को के बारे में मैं अभी फर्दर आपसे बात करूंगी, उससे पहले मैं आपको उस थेरेपी के बारे में कुछ बता दूं। देखिए बेसिकली ये एक प्रकार की रिसेप्टर की तरह काम करती है। ये जो कार टी सेल है इसमें जो टी सेल्स होते हैं ये एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और ये इम्यूनोथेरेपी बेस्ड है। देखिए इम्यूनोथेरेपी का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसके खुद के इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल में लाया जाता है सो दैट उसका इम्यून सिस्टम ही उसमें जो कैंसर है, उसके ब्लड स्ट्रीम में जो कैंसर है उससे फाइट कर सके, ठीक है। इज इट क्लियर? देखिए इससे पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आते हैं कि ये जो थेरेपी है ये और दो टाइप के कैंसर्स में भी इस्तेमाल में लाई जाएगी। ल्यूकेमिया, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ कैंसर है जो कि किससे होता है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल से होने वाला कैंसर है, ल्यूकेमिया में इस्तेमाल की जाएगी। और लिम्फोमा में भी इस्तेमाल में लाई जाएगी। लिम्फोमा क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो हमारी लसिका तंत्र होता है, हमारा लसिका तंत्र,
जिसे हम इंग्लिश में लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं हमारा, ठीक है। इन दोनों से जो कैंसर बनता है, इन दोनों में उसको किस थेरेपी से क्योर किया जा सकता है? कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आप सभी के लिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड द केपीपी नंबियर अवार्ड 2024 बाय द केरला गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है कि वो शख्स कौन है जिन्हें दिया गया है, जिन्हें ऑनर किया गया है केपीपी नंबियर अवार्ड से 2024 के, किसके द्वारा? जो हमारी केरला की सरकार है, ठीक। क्या क्या ऑप्शन है इसमें? एस सोमनाथ, रतन टाटा, रजनीकांत, पीवी उन्नीकृष्णन या फिर मुकेश अंबानी। चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक है, दैट इज एस सोमनाथ, ठीक है। सो एस सोमनाथ जी जो हैं, उन्हें रिसेंटली ऑनर किया गया है केपीपी नाम्बियर अवार्ड 2024 दिया गया है इन्हें। ये अवार्ड किसके द्वारा? जो केरला की सरकार है उसके द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर? चलिए देखिए, इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि एस सोमनाथ जी है कौन। तो एस सोमनाथ जी जो है ये इसरो के चेयरमैन है, ठीक है। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। और इनको ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, बस बट किसके सुपरविजन में? तो जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के द्वारा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IEEE, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्हें ये केपीपी नैम्बियर अवार्ड दिया गया है सन 2024 का, ठीक। और इसके जो करंट चेयर पर्सन है, इसके IEEE के जो करंट चेयर पर्सन है, उनका नाम है फ्रेंड्स KJ रेल्यू, ठीक है, KJ रेल्यू, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी के लिए? और देखिए, एस सोमनाथ जी को मैंने आपको बताया इसरो के करंट चेयरमैन है, और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि देखिए, इन्होंने बहुत इनोवेटिव काम किया है, बहुत नई नई इन्वेंशंस की हैं, किसमें? जो हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है उसमें। चलिए, इतना क्लियर है। और इस अवार्ड के बारे में अगर हम यहाँ बात करें, तो इसको ये केपीपी नाम्बियर अवार्ड के नाम से क्यों जाना जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसके जो फाउंडर थे, ये जो मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिया ना अभी, IEEE के जो फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर और जो इसके प्रेसिडेंट रहे थे, उनका नाम था ये, उनका क्या नाम था? उनका नाम था फ्रेंड्स केपीपी नाम्बियर, ठीक। इसलिए इस अवार्ड को केपीपी नाम्बियर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। Next question is, recently where was the 25th session of the International Small Tea Holders Confederation held for the first time in India? So ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि रिसेंटली कहाँ पे 25th सेशन हुआ है, किसका? इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कॉन्फेडरेशन का। इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कॉन्फेडरेशन का 25वां सेशन कहाँ पर हुआ है? इंडिया। इंडिया के किस पार्ट में हुआ है, ठीक है। और ये सवाल हमें एक जवाब और दे रहा है कि ये जो फेडरेशन, ये जो कॉन्फेडरेशन है, ये पहली बार इंडिया में हुआ है, ठीक है। आज से पहले इंडिया में नहीं हुआ था, इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। सो पहले इसके ऑप्शंस के बारे में एक बार जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर, ठीक है, या फिर मणिपुर। देखिए, मैं इसमें कुछ आपको स्टैटिक पॉइंट्स पहले बता दूं तो वेस्ट बंगाल की जो हमारी कैपिटल है उसका नाम है कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और यहाँ पे भाषा बोली जाती है बंगाली भाषा, ठीक। और करंट सीएम है इसकी, करंट सीएम वेस्ट बंगाल की बात चल रही है, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक। करंट सीएम है ममता बनर्जी, ठीक है। और जो फोक डांसेस, फेमस फोक डांसेस हैं हमारे वेस्ट बंगाल के, वो हैं बॉल हुआ, ठीक है, संथल डांस हुआ, ठीक है, बॉल डांस, संथल डांस या फिर फाकिर डांस, ठीक। और करंट गवर्नर का नाम क्या है फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल के करंट गवर्नर का नाम है सीवी आनंदा बोस, ठीक है, सीवी आनंदा बोस। चलिए, ऐसी अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है उसका नाम है फ्रेंड्स भुवनेश्वर, ठीक। उड़ीसा की कैपिटल इज भुवनेश्वर। उड़िया यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया जाता है। करंट सीएम है इसके नवीन
पटनायक जी। ठीक, नवीन पटनायक, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। ठीक, मैं अंडरलाइन करती चल रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फोक डांसेस जो फेमस है यहाँ के वो हैं घूमर, ठीक, या फिर चाउ। ठीक, फेमस फोक डांसेस ऑफ उड़ीसा, ठीक है, घूमर या फिर चाउ। और जो करंट गवर्नर हैं, ठीक है, प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, उनका नाम है रघुबर दास। ठीक है, रघुबर दास। चलिए आते हैं हमारे ऑप्शन सी, दैट इज असम की बात करते हैं। असम की जो कैपिटल है दैट इज दिसपुर। ठीक, असम की कैपिटल है हमारी फ्रेंड्स दिसपुर। इसके अलावा यहाँ पे भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, तो असमीज भाषा। ठीक, करंट सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, करंट सीएम इज हिमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ पे जो फेमस फोक डांस है हमारा असम का दैट इज बिहू। ठीक, इसके अलावा जो करंट गवर्नर है उनका नाम है, फ्रेंड्स ये गवर्नर की बात हो रही है, ठीक है, गवर्नर जो है उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। चलिए आते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन पे, दैट इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। और यहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, बंगालीज। ठीक है, और बंगाली भाषा के अलावा यहाँ पे एक और भाषा प्रयोग में लाई जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बंगाली भाषा के अलावा कोकोरोक। ठीक, कोकोरोक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये बात हो रही है फ्रेंड्स त्रिपुरा की। ठीक, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज मानिक साहा। और जो फेमस फोक डांस है त्रिपुरा का दैट इज होजागिरी। ठीक है, फोक डांस फेमस, ठीक है, त्रिपुरा का होजागिरी। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारा फिफ्थ ऑप्शन, दैट इज मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। ठीक है, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। यहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, मैतेई, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, मैतेई। ठीक है, इसे मणिपुर भाषा भी कहा जाता है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इज एन बीरेन सिंह। कहाँ के, मणिपुर के। और यहाँ पे जो फेमस फोक डांसेस हैं मणिपुर के वो हैं जागोई, ठीक है, या फिर चोलोम और रासलीला। ठीक है, चलिए इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, मणिपुर के जो गवर्नर हैं फ्रेंड्स उनका नाम है अनुसुईया अनुसुईया विकेई। ठीक है, अनुसुईया विकेई। चलिए, ये थे हमारे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स। अब देखते हैं हमारा सवाल। आते हैं हमारे सवाल पे वापस कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था। तो हमारा क्वेश्चन था कि कहाँ पे हुई थी 25th सेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कॉन्फेडरेशन का 25वां सेशन कहाँ पर हुआ था, पहली बार इंडिया में। ठीक है, सो देखिए ये जो 25वां सेशन था ना, ये हमारा एफएओ इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हुआ था। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी थी, ये एफएओ, ये हमारी स्टेब्लिश की गई थी किसके द्वारा फ्रेंड्स, कमिटी ऑन कमोडिटी के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। और इसमें टोटल 44 मेंबर कंट्रीज थी। ठीक है, 44 मेंबर कंट्रीज थी। और एक प्रकार का देखिए ग्रुप होता है जो कि टी बेस्ड ग्रुप होता है, मतलब एफएओ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी। ठीक है, इसके द्वारा ये जो कॉन्फेडरेशन है इसके अंतर्गत हुई थी इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कॉन्फेडरेशन। इतना क्लियर है। और ये जो हमारा एफएओ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ टी है ना, ये सबसे पहले 1969 में बनाया गया था। ठीक है, 1969 में बनाया गया था। चलिए, अब देखते हैं हमारे पास यहाँ ऑप्शंस क्या क्या है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे फ्रेंड्स। करेक्ट ऑप्शन इज असम। सो ये जो हमारा कॉन्फेडरेशन हुआ था ना, ये हुआ था गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में। ठीक है, और ये हमारा 31 जनवरी से शुरू होके 3 दिवसीय, ठीक है, 3 देश तक चलने वाला 3 दिवसीय कॉन्फेडरेशन था। ठीक, और इसमें
77 डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें मैं आपको और बता दूं कि जो वाइस चेयरमैन है ना, किसके, जो टी बोर्ड इंडिया है, यहाँ टी के बारे में बात हो रही है ना, तो हमने इनका नाम भी ऐड कर लिया। इजी रहेगा आपके लिए याद रखना कि वाइस चेयरमैन जो है किसके, टी बोर्ड इंडिया के, टी बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है सौरभ पहाड़ी, ठीक है, सौरभ पहाड़ी। ठीक, वाइस चेयरमैन ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सौरभ पहाड़ी। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा कन्फेडरेशन हुआ था, जिसका नाम ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कन्फेडरेशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि जो हेडक्वार्टर्स है ना हमारे, जो हेडक्वार्टर्स हैं किसके, इंटरनेशनल स्मॉल टी कॉन्फ़ेडरेशन जो हमारा हुआ, इसमें डिसीजन लिया गया कि ये जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं किसके, सीआईटीएस के, ठीक है, सीआईटीएस के जो हेडक्वार्टर्स हैं इन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, कहाँ से, चाइना से इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। सीआईटीएस क्या है हमारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, स्मॉल टी, ठीक, कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी। तो ये डिसीजन लिया गया कि जो सीआईटीएस है, सीआईटीएस के जो हेडक्वार्टर्स है उन्हें चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इसके जो हेड है, इस सीआईटीएस के हेड का नाम है इयान इलियट, ठीक है, इयान इलियट। चलिए, और यहाँ पे जो मैंने भी लिखा था ना एफएओ, एफएओ का नाम आया था, एफएओ की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर वर्क करता है, ठीक है, और ये एक प्रकार का ग्लोबल फोरम होता है टी का, ठीक है, चाय का ग्लोबल फोरम है, ठीक। इतना क्लियर है आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवेल्ड। तो हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो भारतवर्ष के पहले चीफ थे डिफेंस स्टाफ के, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेट जनरल बिपिन रावत जी, इनका स्टैचू कहाँ पे उद्घाटित किया गया है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार, देहरादून या फिर गोरखपुर। चलिए पहले देखते हैं इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज देहरादून। मतलब जो हमारे लेट जनरल बिपिन रावत जी हैं, जो कि इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका स्टैचू कहाँ पे उद्घाटन किया गया है उसका, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। ओके, देखिए ये तो हमारे हो गए कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, लेट जनरल बिपिन रावत जी। सो इसमें एक सवाल और आता है कि जो करंट के हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह, ठीक है, और ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा ही उद्घाटित किया गया है, ठीक। ये जो स्टैचू उद्घाटित हुआ है इनके द्वारा ही उद्घाटित किया गया, कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। अब ये बात हो रही है उत्तराखंड की, तो चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी भी इस दौरान मौजूद थे, ठीक है, जब ये स्टैचू अनवेल किया जा रहा था। और ये जो बिपिन कुमार जी थे ना, इन्होंने चार्ज लिया था फर्स्ट, जब ये अपना कार्यकाल था इनका, तो इन्होंने चार्ज लिया था 1 जनवरी 2020 को, ठीक। चलिए, इतना क्लियर है आप सभी के लिए। अब मैं इस सवाल के साथ साथ आपको कुछ और बातें बता देती हूँ कि जैसे हाल ही में जो हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम है ना, हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है 125 फुट के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्टैचू का, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्टैचू को उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जो कि है 125 फुट का, ठीक है, 125 फुट का। और ये किसके द्वारा किया गया है,
वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अलावा ये कहाँ किया गया है? स्वराज मैदान, ठीक है, विजयवाड़ा। और इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, बीआर अम्बेडकर जी के 125 फुट ऊंचे स्टैचू। ठीक, अब एक स्टैचू और अनवेल किया गया है, जो कि है तिरुवल्लुवर का स्टैचू। ठीक है, और ये तिरुवल्लुवर क्या है? एक प्रकार का कल्चरल आइकन है, तमिलियंस, तमिल लोगों के बीच में एक कल्चरल आइकन है। ठीक है, और इसकी उद्घाटन किया गया था फ्रेंच सिटी करगी में। ठीक है, फ्रेंच सिटी करगी में। ठीक, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी का राजकोट फोर्ट में, ठीक है, राजकोट फोर्ट कहाँ पर है? राजकोट फोर्ट है हमारा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। ठीक है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। सो हमारे पीएम ने छत्रपति शिवाजी का राजकोट सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्टैचू उद्घाटित किया है। और इसके अलावा एक और स्टैचू की यहाँ बात कर लेते हैं, दैट इज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका नाम मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, आज मैं दोबारा बता देती हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे, उन्होंने गुरुदेव गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू कहाँ पे? जो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क है, देखिए कहाँ पे? बक निन प्रोविंस में। ठीक है, वियतनाम। ठीक, देखिए मैं दोबारा समझा देती हूँ। बैक निन प्रोविंस जगह है कहाँ की? वियतनाम की। ठीक है, यहाँ पे एक पार्क है जिसे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क के नाम से जाना जाता है, और इस पार्क में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के स्टैचू को अनवेल किया है। ठीक है, और ये अब एक और स्टैचू की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट है आज की लाइन में, आज की रो में, कि भारतवर्ष में तो देखिए बी आर अम्बेडकर जी के स्टैचू है, आप सभी को पता है, बट भारतवर्ष से बाहर, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, इनका जो लार्जेस्ट स्टैचू है वो 19 फुट का होगा, जिसे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। ये कहाँ पर होगा? मैरीलैंड, यूएसए में इसको उद्घाटन इसका किया जाएगा, अनवेल इसे किया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी के लिए? चलिए आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और लाइक आई ऑलवेज से, आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो किसी भी सवाल में या मेरे समझाए हुए किसी भी पॉइंट में, तो हमारा यूट्यूब चैनल और उसका कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली, फरवरी 2024 की बात हो रही है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अपार थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स इन रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया। तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है, मिनिस्ट्री के ऊपर सवाल है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है अपार, ठीक है, किसके द्वारा? सीएससी के द्वारा, कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा, कहाँ पे? जो रिमोट विलेजेस हैं हमारे भारत के। ठीक, तो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके हेड कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। और उनके ही निर्देशन में ये अपार, ठीक है, अपार, जिसकी फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे पूरे कहा जाता है अपार। ठीक है, इनके निर्देशन में ये जो अपार है,
इसको लॉन्च किया गया है। अब मैं बताऊंगी आपको आगे कि अपार है क्या, ठीक है। और ये किसके अंडर लॉन्च किया गया, किस पॉलिसी के अंडर, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है, एनईपी 2020। ठीक, और देखिए इसका सिंपल सा एम है अपार, ठीक है। इसका सिंपल सा एम है कि जब हमारा भारतवर्ष एक है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, मतलब कि कोई भी अगर स्टूडेंट है, ठीक है, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हुए या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो रजिस्ट्री कराएं किस पे, जो एबीसी है उस पे। एबीसी है यहाँ पे है हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मतलब कि उन स्टूडेंट्स की रजिस्ट्री जरूर होनी चाहिए इन एबीसी पे, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पे, सो दैट उनकी जो इन्फॉर्मेशन है ना कि उनको कितने क्रेडिट्स मिले, ठीक है, क्रेडिट मतलब मार्क्स पॉइंट्स, ठीक है, अपने थ्रू आउट द ईयर कितने उन्होंने क्रेडिट्स अर्न किए हैं किसी भी स्टूडेंट ने इंडिविजुअल बेसिस पे, उसकी पूरी एक इंफॉर्मेशन एक जगह एज अ पोर्टल, एक लिस्ट उसकी बन सके इंडिविजुअली हर स्टूडेंट की। सो इसे कहा गया एबीसी, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मतलब उनके एकेडमिक के जो क्रेडिट्स है उनका एक बैंक, ठीक है। और इसी के लिए लॉन्च किया गया है, अपार इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन विच सिटी द सेकंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डिफेंस शो WDS 2024 वाज हेल्ड इन February 2024। किस सिटी में जो द्वितीय एडिशन है किसका, वर्ल्ड डिफेंस शो WDS 2024 हुआ था फरवरी 2024 में। रियाद सऊदी अरेबिया, दिल्ली इंडिया, अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दोहा कतर, ढाका बांग्लादेश। क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया, ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया। अब देखिए ये जो द्वितीय एडिशन है हमारा वर्ल्ड डिफेंस शो, ठीक है, WDS 2024 का, ये हमारा हुआ था रियाद में, किस जगह हुआ था, ये रियाद की जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है, ठीक है, रियाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे ये WDS 2024 हुआ था। कब, 4 से 8 फरवरी के बीच, ठीक है, 4 से 8 फरवरी के बीच। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स, तो ये जो जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज है, जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये देखिए GMI जो है ये क्या काम करती है सऊदी अरेबिया में, ये रेगुलेट करती है, ठीक है, निर्णय लेती है या फिर लाइसेंस वगैरह ये सब जारी करने का काम करती है मिलिट्री में, ठीक है, मिलिट्री इंडस्ट्री में। ठीक, चलिए, और ये जो इसी के साथ साथ एक पॉइंट इसमें और आता है कि जो हमारा पुणे है ना, पुणे महाराष्ट्र, यहाँ पे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो है हमारी, ये भी मिलिट्री रिलेटेड है। जो हमारी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है, जिसे MIL के नाम से जाना जाता है, ये आती है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है MIL, ये आती है हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर के अंडर, ठीक। और इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ये USD 225 मिलियन देगी, ठीक है, किसके लिए, आर्टिलरी सप्लाई के लिए, ठीक है, आर्टिलरी की सप्लाई के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको मीनिंग बता दूं, देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, वो पॉइंट हमारे क्वेश्चन के रिलेटेड। ये सेकंड पॉइंट मैंने अलग से ऐड कर दिया क्योंकि ये भी एक मिलिट्री बेस्ड ही करंट अफेयर है। तो जो पुणे में स्थापित हमारी MIL है, जिसे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत इसके संग कोलैबोरेशन में जो हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर है ना, उसने डिसीजन लिया है कि वो USD प्रोवाइड करेगी, कितना पैसा, USD 225 मिलियन रुपए प्रोवाइड करेगी, किसके लिए, आर्टिलरी के लिए, ठीक है, आर्टिलरीज के लिए। मैं आर्टिलरी का मतलब आपको बता देती हूँ। और ये आर्टिलरीज किसके लिए, जो सऊदी अरेबिया में प्रोवाइड किया जाएगा ये पैसा, ठीक। यहाँ पे पॉइंट नम आता है एम्यूनेशन, ठीक है, जिसके ऊपर ये नाम दिया है ना म्यूनिशंस, ठीक है, सो ऐसे ही पूरा शब्द है ये एम्यूनेशन। सो ये जो पैसा प्रोवाइड होगा 225 मिलियन, ये एम्यूनेशन आर्टिलरी के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। देखिए एम्यूनेशन का मतलब होता है जो बुलेट वगैरह होती है इनकी सप्लाई होना,
ठीक। और आर्टिलरी का मतलब होता है जो बहुत बड़े बड़े गन्स होते हैं या फिर बड़े बैरल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं मिलिट्री द्वारा। ठीक है। तो इन सबकी जो सप्लाई की जाएगी उसके लिए यूएसडी 225 मिलियन प्रोवाइड करेगी। कौन? हमारी जो डिफेंस सेक्टर है हमारी इंडिया में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे आज क्या पूछ रहा है। विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू, एमओयू है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद, यहां से इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। देखिए कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद WDRA, जिसके द्वारा लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किए जा सके, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड किए जा सके फार्मर्स को और ट्रेडर्स को। SBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। चलिए इस सवाल को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। SBI के जो करंट चेयरपर्सन है, ठीक है, हेड ऑफ SBI आप कह सकते हैं, उनका नाम है श्री दिनेश कुमार, श्री दिनेश कुमार खरा। ठीक है। और जो हेडक्वार्टर है SBI का वो है मुंबई में। ये बात हो गई SBI की, दिनेश कुमार खरा। ठीक। इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो शांति लाल जैन, करंट CEO कह सकते हैं आप। ठीक है। चेन्नई में है हेडक्वार्टर इंडियन बैंक का। ठीक। बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद, ठीक, हेडक्वार्टर है इसका बड़ौदा भवन, अलकापुरी गुजरात में। ठीक है, अलकापुरी गुजरात में। ठीक। इंडियन ओवरसीज बैंक अजय कुमार श्रीवास्तवा। ठीक है, अजय कुमार श्रीवास्तवा, और इसका हेडक्वार्टर भी है चेन्नई में। ठीक। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर भी था हमारा चेन्नई में। पंजाब एंड सिंध बैंक स्वरूप कुमार साहा, ठीक है, चेयरपर्सन है। ठीक। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स पंजाब एंड सिंध बैंक। कितना क्लियर है? चलिए आते हैं हमारे सवाल में। हमारा सवाल हमसे यहाँ क्या पूछ रहा था, तो पहले देख लेते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, जो हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक है उसने रिसेंटली साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? हमारे WDRA के साथ। ठीक है। WDRA के जो चेयरमैन है उनका नाम है TK मनोज कुमार। ठीक है, TK मनोज कुमार। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। Which company has recently partnered with the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) to offer financial support and technological resources to fast-growing climate technology firms? कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है हांगकांग और शंघाई की जो बैंकिंग कॉर्पोरेशन है उनके साथ, सो दैट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा सके, किसको? जो फास्टली ग्रो होने वाले क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स है। मैं इसका मतलब आपको अभी समझाऊंगी कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स एग्जैक्टली होती क्या है। तो पहले देख लेते हैं हमें किन किन कंपनीज का नाम प्रोवाइडेड है। नेम्स आर Amazon वेब सर्विसेज इंडिया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, IBM क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इंडिया। ओके चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन पहले। ये है गूगल। ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इज द कंपनी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अभी जो HSBC है ना, इसके हेड का नाम क्या है? HSBC के हेड का नाम क्या है? नोल क्विन। ठीक, नोल क्विन। ठीक। और ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के जो CEO है उनका नाम है थॉमन कुरियन। ठीक। देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि जो HSBC है ना, ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये फंड करेगी कितना पैसा? ये फंड करेगी USD 1 बिलियन। ठीक। किसके लिए? जो क्लाइमेट टेक कंपनीज हैं,
ये नाम आया है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स, ठीक है, इनके लिए। और ये जो कंपनीज है किसके द्वारा सिलेक्ट की जाएंगी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के द्वारा ही कंपनी सिलेक्ट की जाएंगी। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये ऐसे फर्म्स होती हैं हमारी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं या फिर अलग अलग सर्विसेज लाती हैं, जिसमें जो टेक्नोलॉजी होती है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि नई क्लाइमेट चेंजेस को या तो फेवरेबल बनाया जा सके या उनको आसानी से अडेप्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल आज हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, अलग अलग शब्द हैं दोनों। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन जनवरी 2024। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया है। इस डाटा के हिसाब से आप हमें बस इतना बता दीजिए कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है जनवरी 2024 में कितना है। अब एक सवाल तो यहाँ आता है कि रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है। दूसरा सवाल हमारा आता है कि हेड कौन है इसके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। उसके पहले देख लेते हैं यहाँ में क्या क्या परसेंटेजेस गिवन है। 5.1%, 5.2%, 5.3%, 5.4% या फिर 5.5%, ठीक है। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है श्री कल सिंह, ठीक है, श्री काल सिंह। ठीक, अब देखिए ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है पिछले 3 महीनों में, मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है रिटेल इन्फ्लेशन का। जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है पिछले 3 महीनों में, मतलब जनवरी 2024 की जो पिछले 3 महीने हैं, मतलब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है, उनमें से सबसे कम आया है जनवरी में। ठीक है, और क्या आया है देखते हैं, दैट इज 5.1%। 5.1%, ठीक, इतना क्लियर आप सभी के लिए। चलिए देखिए, जनवरी में आया है ये 5.1%, क्या जो रिटेल इन्फ्लेशन है, और ये दिसंबर में कितना था, 5.69% था। सो इसकी दर कम हुई है। ठीक, रिटेल इन्फ्लेशन में बता दूं आपको क्या होता है। देखिए, जब भी प्राइस इंडेक्स में चेंजेस होते हैं ना, जैसे मानिए किसी भी चीज का प्राइस 30 से 40 रुपए रहता है हमेशा, ठीक, तो ये 30 से, अब कभी उस चीज का, मानिए आलू का प्राइस 30 से 40 रुपए रहता है, अब कभी उसका प्राइस 31 भी होगा, कभी 32 भी होगा, ठीक, कभी 35 भी होगा, ठीक है, 30 से 40 के बीच में रहेगा, लेकिन ये निर्धारित है। तो ये जो चेंजेस आते हैं ना, 31 से लेके 39 तक के जो प्राइस के चेंजेस आएंगे, अलग अलग इंडेक्सेस जो बनेंगे इसके बीच में, उसे ही कहा जाता है हमारा रिटेल इन्फ्लेशन। मतलब जो चेंज होता है प्राइस इंडेक्स में टाइम पीरियड के साथ साथ, अब चाहे वो बढ़े चाहे घटे, उसी को कहा जाता है क्या, रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक, चलिए आगे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। In February 2024, Paytm e-commerce has rebranded itself as Pi Platforms, marking a shift in its corporate identity. Paytm has recently acquired which of the following e-commerce platform? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि फरवरी 2024 में जो पेटीएम की ऑनलाइन कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स जो है पेटीएम की, उसने खुद को रीब्रांड किया है, खुद का इमेज चेंज कर लिया और अब किस नाम से जाना जाने लगा है, पाई प्लेटफॉर्म्स के नाम से। ठीक, मतलब इसकी जो कॉर्पोरेट इमेज है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, मतलब अभी तक लोग इसको कॉर्पोरेट सेक्टर में पेटीएम के नाम से जानते थे, पेटीएम ई कॉमर्स के नाम से, अब इसे पाई प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाएगा। अब ये पेटीएम जो है, ये इसने जो नई आइडेंटिटी अपनी एक्वायर की है, ठीक है, ये किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ली गई है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, किया फैशन, स्नैपडील, स्मार्ट पॉइंट, बिट्सला या फिर किनले। चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बिट्सला, ठीक है, बिट्सला। इतना क्लियर है। यहाँ नाम आया है पेटीएम का, तो पेटीएम के जो सीईओ हैं उनके नाम जान लेते हैं, विजय शंकर शर्मा। ठीक, विजय शंकर शर्मा क्या है, पेटीएम के सीईओ है विजय शंकर शर्मा। चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, विच स्टेट डेजिग्नेट्स काजी निमोस
द ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। कौन सी स्टेट है जिसने काजी नीमूस को, ठीक है ये हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे, मैं भी इसको नीमूआस पढ़ गई, कई लोग कुछ और पढ़ेंगे, बट अगर आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो नींबूस ही पढ़ा जाएगा। काजी नींबूस द ऑफिशियल स्टेट फूड। कौन सा स्टेट है जिसने इन काजी नींबूस को कहा है कि साहब ये काजी नींबूस आज से हमारे ऑफिशियल स्टेट फ्रूट के नाम से जाने जाएंगे? बिहार, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, या इसमें से कोई भी नहीं? देखिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज असम। मतलब आज से आगे आने वाले समय तक हम काजी नीमूस को असम के स्टेट फ्रूट के नाम से जानेंगे। ठीक, देखिए ये जो काजी नीमूस होता है बेसिकली सिट्रस लेमन होता है, ठीक है, नीमूस लेमन, ठीक, काजी सिट्रस, ठीक है, सिट्रस खट्टा, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट्स। चलिए, और देखिए ऐसा ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि जो काजी नींबूज होते हैं इनकी यूनिक क्वालिटी होती है, ठीक है, और ये ज्योग्राफिकली उसी एरिया में पाए जाते हैं असम के, तो वहां के आइडेंटिफाई होते हैं कि सभी असम के हैं ये फ्रूट्स, ठीक है। चलिए, अब इसे स्टेट फूड के नाम से जाना जाएगा, ये क्लियर हो चुका है। और ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये किसके द्वारा हुई है? ये असम के जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर असम के, उनके द्वारा की गई है। इनका नाम क्या है? अतुल बोरा। ठीक, अतुल बोरा द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। इससे पहले भी कुछ और अदर स्टेट के असम में कुछ अदर चेंजेस भी किए गए हैं, नए नए डेजिग्नेशन भी दिए गए हैं। दैट इज 2016 में असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था फ्रेंड्स कि जो वन हॉर्न्ड हमारा राइनो होता है ना, एक सींग वाला जो हमारा राइनोसोरस होता है, ठीक है, उसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया सन 2016 में। ठीक है, असम की बात हो रही है, कहीं और मत चले जाइएगा। ठीक, इसके अलावा स्टेट बर्ड के नाम से किसे जाना जाने लगा? स्टेट बर्ड किसे डिक्लेयर किया गया? असम के बारे में बात हो रही है, व्हाइट विंग्ड वुड डक। ठीक, और स्टेट ट्री, असम स्टेट ट्री होलोंगस, ठीक है, होलोंगस, ठीक है, और स्टेट फ्लावर, ठीक है, स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड, फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड, स्टेट बर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक, स्टेट ट्री होलांगस। 2016 में वन हॉर्न राइनो को स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और ऑफिशियल स्टेट फ्रूट काजी नीमूस, ठीक है, सब है ये असम के बारे में। ठीक, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city launches world's first air taxi service at World Government Summit 2024? कौन सी सिटी है जिसने लॉन्च की है दुनिया की पहली हवा में चलने वाली टैक्सी की सर्विस? ठीक है, कहाँ पे? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई है 2024 की, बात करेंगे इसके बारे में। पेरिस फ्रांस, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, लंदन यूनाइटेड किंगडम, या इसमें से कोई भी नहीं? ठीक है, नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज दुबई, यूएई, ठीक है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो दुबई ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला एक हवा में चलने वाली टैक्सी की सर्विस, लॉन्च की गई है दुबई के द्वारा। कहाँ पे लॉन्च हुई है ये? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई थी 2024 में। ठीक, अब मैं इससे पहले आपको बता दूं तो कुछ स्टैटिक पॉइंट अगर इसमें हम देख ले तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, ठीक है, यहाँ पे चलता है यूरो, करेंसी है यूरो। ठीक, और करंट पीएम जो है उनका नाम है गैब्रियल अटाल। ठीक, करंट पीएम, ठीक है, ये फ्रांस पेरिस की बात हो रही है। ठीक, फिर दुबई की बात कर ले, अगर यूएई की बात कर ले अगर हम, तो यूएई की जो कैपिटल है वो है
अबू धाबी। ठीक, यहाँ करेंसी क्या चलती है? दिरहम। ठीक, और करंट पीएम कौन है? यहाँ के करंट पीएम है फ्रेंड्स बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ठीक, मोहम्मद मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई। ठीक है, चलिए। न्यूयॉर्क यहाँ है, न्यूयॉर्क यूएस। तो न्यूयॉर्क की जो कैपिटल है दैट इज अल्बनी। ठीक, करंट गवर्नर कौन है? कैथलीन होचुल। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ओके, इतना क्लियर है। और यहाँ पे अब एक पॉइंट और है हमारा, लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके। करंट पीएम कौन है यहाँ के? मोस्ट फेमस ऋषि सुनक। ठीक, यहाँ पे क्या चलता है? द ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड इज द करेंसी। ठीक, अब देखिए, ये जो हमारी वर्ल्ड की जो पहली एयर टैक्सी सर्विस है ना, इसका इस्तेमाल होगा, इसमें किसका इस्तेमाल होगा? जॉबी एविएशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जॉबी एविएशंस का इस्तेमाल किया जाएगा, एयरक्राफ्ट है ये। ठीक, जॉबी एविएशंस ये एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस जॉबी एविएशंस की की फीचर्स क्या हैं? इसे क्यों पहली फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस के तौर पे जाना जाएगा? क्यों? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, ये 4 लोगों को एक बार में, 4 पैसेंजर्स इसमें एक बार बैठ सकते हैं, प्लस 1 पायलट। ठीक, और इसकी जो रेंज है वो 161 किलोमीटर तक की रेंज रख सकता है ये। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 321 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैच कर सकता है। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है आप सभी के लिए? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक और पॉइंट की वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि जो जॉबी एविएशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाएगा एज द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी। ठीक, इसके अलावा देखिए, ये एयर टैक्सी चलाने का फायदा क्या है? इसे यूएई को फायदा क्या है इसका? तो जो वर्टिकल टेक ऑफ होगा ना, इसमें वर्टिकल टेक ऑफ होगा। ठीक है, टेक ऑफ होगा वर्टिकल, जिसकी वजह से स्पेस बचेगा। ठीक है, और ये जो पूरा अर्बन स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत आइडियल होगा, नॉइस पोल्यूशन कम होगी, सस्टेनेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो किसी भी प्रकार की कोई एमिशन नहीं निकलेगी, जीरो एमिशन होगी। और इसमें बहुत स्विफ्ट रिचार्जेस हैं, रिचार्ज इजिली हो जाएंगी जो फ्लाइट्स हैं। ठीक, नॉइज लेवल कम हो जाएगा, पैसेंजर्स के लिए कन्वीनियंट रहेगा। यही इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। चलिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमसे क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गणपति हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई ऑफ कौन सी रेलवे? तो सिंधु गणपति जो कि 37 वर्षीय हैं, हैज बीन, उन्हें अपॉइंट किया गया है किसके तौर पे? पहली ट्रांस विमेन टीटीई के तौर पे। ठीक है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, टिकट एग्जामिनर हर ट्रेन में होते हैं। ठीक है, उनके तौर पे पहली ट्रांस वुमेन सिंधु गणपति जी जो कि 37 वर्षीय हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है कौन सी रेलवे में? ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, या फिर साउथ वेस्टर्न रेलवे? चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज साउदर्न रेलवे। ठीक है, सिंधु गणपति जी। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे अगले सवाल पे। हु विल बी द नेक्स्ट 13th प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? 13वें नंबर के जो प्रेसिडेंट होंगे फिनलैंड के, वो कौन होंगे? एलेक्जेंडर स्टब, डेविड कैमरॉन, पेका हेबोविस्टो, एमेनुअल मैक्रोन, या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है एलेक्जेंडर स्टब, एलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, एलेक्जेंडर स्टब बनेंगे 13th नंबर के प्रेसिडेंट। कहाँ के? फिनलैंड के। देखिए, फिनलैंड बहुत फेमस क्यों है? फिनलैंड को कंट्री ऑफ अ 1000 लेक्स कहा जाता है। ठीक है, कंट्री ऑफ अ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो सिमोन लेक है ना, यहाँ की जो सिमोन लेक है
वो यूरोप की 4th नंबर की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, 4th नंबर की सबसे बड़ी लेक है। और फिनलैंड की तो ये लार्जेस्ट लेक है ही, ठीक। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, फिनलैंड की बात हो रही है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक। यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, दैट इज यूरो। करंट प्राइम मिनिस्टर है फिनलैंड के पेट्री ऑर्पो, ठीक। चलिए। और देखिए फिनलैंड जो है ना, ये नॉर्डिक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। और ये नॉर्डिक वेलफेयर स्टेट है, और ये अपना एक एम बनाकर चल रही है, जो कि हमेशा न्यूज में रहता है कि 2035 तक फिनलैंड जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगा हमारा फिनलैंड। कब तक, साल 2035 तक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ठीक, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ एज इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज डाउन बाय 22%। तो एक रिपोर्ट आ चुकी है, किसकी, IEA के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसी रिपोर्ट के बेसिस पे ये पूछा गया है कि बताइए कौन से साल तक जो हमारा भारतवर्ष है वो बनेगा सबसे बड़ा सोर्स किसका, ग्लोब ऑयल प्रोवाइड करने का, ग्लोबल लेवल पे ऑयल प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा सोर्स बनेगा। और ये ध्यान में रखते हुए बताना है कि जो हमारे भारत में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है, जितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये जो हमारा प्रोडक्शन है ये 22% डाउनफॉल आया है इसमें, ठीक है, बाय 22% ये गिरा है, ठीक। 2030, 35, 28, 2026 या फिर 2032, देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज 2030, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 2030। अब यहाँ नाम आया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। सो IEA, इसके हेड कौन है, मैं इसके पहले हेड का नाम बता दूं। फाती बिरोल नाम है इसके हेड का, ठीक। और जो एवरेज ऑयल प्रोडक्शन है ना हमारा 2023 का इंडिया का, जो एवरेज ऑयल प्रोडक्शन है फ्रेंड्स, वो है 700,000, ठीक है, 700,000, ठीक। सो देखिए 2030 का मतलब है कि अगले 7 सालों में इंडिया बन जाएगा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ, ठीक है। चलिए, इससे पहले भी इंडिया ऑलरेडी जो है हमारे पूरे विश्व का द्वितीय नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इंडिया में, देखिए जो इंडिया में जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, वो सिर्फ 13% नीड ही फुलफिल कर पाता है, जितनी टोटल नीड है इंडिया में। तो हमने यहाँ क्या क्या पॉइंट पढ़े, हमने नाम पढ़ा जो हेड है IEA के, ठीक है, फैटी बिरोल जी। जो एवरेज ऑयल प्रोडक्शन रहा है इंडिया का 2023 में, वो रहा है 700,000, ठीक। और अगले 7 सालों में इंडिया हमारा लार्जेस्ट सोर्स बनेगा ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ का, ठीक। और इंडिया, हाल की बात अगर हम करें प्रेजेंट की, सो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट नेट इंपोर्टर है, ठीक है, ऑयल का। और यही जो डोमेस्टिक, देखिए जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वैसे ही 22% गिर गया। और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑयल का हमारे भारतवर्ष की बात हो रही है, वो सिर्फ 13% नीड पूरी कर पाता है, जितनी नीड है, ठीक है, हमारे देश में तेल की। चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं तक था, मिलेंगे कल सेम प्लेटफॉर्म पे। एंड लाइक आई ऑलवेज से, हमारा यूट्यूब चैनल, उसका कमेंट सेक्शन और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बैंकिंग ड्रीम्स चैनल हमारा आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है। तो आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो किसी भी सवाल में, मैं आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। एज सुन एज पॉसिबल आप तक हम रिवर्ट बैक करेंगे। तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, ओके। चलिए, नई आशाओं नई उम्मीदों के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, ओके। चलिए, एंड आई होप आप सभी मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड।